नमस्कार। ऐसे की क्लास में हम लोग बात कर रहे हैं बिहार की लोकोक्तियों मुहावरों वाले निबंध पर। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी एक निबंध जो पूछा गया है 68वीं में खंड 3 में कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे, विज्ञान के बिना धर्म आनर छे। तो साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। ये वाला जो निबंध था उस पर मैंने चर्चा की थी। आज हम लोग एक नई लोकोक्ति पर बात करेंगे और क्योंकि जो जो लोकोक्तियां पूछी जा चुकी हैं 68वीं और 69वीं में, उनका अर्थ समझ में अवश्य आना चाहिए, लेकिन जाहिर है अब वो दोबारा पूछी नहीं जाएंगी। तो हमें नई लोकोक्तियों पर विचार करने की और उनको समझकर उन पर निबंध लिखने की क्षमता हमारी विकसित होनी चाहिए। तो साधारण और कुछ गूढ़ ऐसे बहुत तरह की लोकोक्तियों पर हमें विचार करने की जरूरत है। अब प्रश्न यह उठता है कि किन लोकोक्तियों को हम चुनेंगे और कैसे, उनका आधार क्या होगा हमारे चुनाव का। कि जो लोकोक्ति पूछी गई है, जैसे मान लिया यही था कि धर्म के बिना विज्ञान नांगर छे और विज्ञान के बिना धर्म आनर छे, यह जो पूछा गया इसके पीछे का तर्क क्या है। तो वही लोकोक्तियां, वही मुहावरे पूछे जा सकते हैं या जा रहे हैं या आगे भी जाएंगे, जिनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई संबंध शासन प्रशासन से, नीति निर्माण से, नीतियों को लागू करने से, समाज की समझ विकसित करने से, प्रशासनिक मनोवृत्तियों को ध्यान में रखते हुए ऐसे आधारों पर लोकोक्तियों और मुहावरों का चयन किया जा रहा है या किया जाएगा भविष्य में भी। तो हमें भी ध्यान वही रखना है कि हमारे निबंध में जो सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश है उसकी झलक तो होनी ही चाहिए। साथ साथ हमें यह भी देखना है कि क्या वह निबंध, क्या वह लोकोक्ति प्रशासनिक दृष्टि से भी प्रासंगिक है। अगर है तो हमारा निबंध उस तरीके से भी लिखा जाना चाहिए, तो अच्छे अंक हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो उसी संदर्भ में आज हम एक नई लोकोक्ति पर बात करेंगे। मैं लिखता हूं और उसके आधार पर हम लोग फिर उस पर बात करते हैं। पकड़ी के चोर फांसी के सजाए, यह एक लोकोक्ति है, इस पर आज हम लोगों को बात करनी है। पिछली कक्षा में भी हम लोगों ने बात की थी कि है क्या कि हमें इसका सबसे पहले शाब्दिक अर्थ देखना है और फिर इसका भावार्थ देखना है और फिर निबंध लेखन करना है। यह हमारा सीक्वेंस है। तो ककड़ी एक प्रकार का फल है, साधारण फल है। संस्कृत में इसको करकटी कहते हैं। चोर तो समझ में आ ही रहा है, ककड़ी का चोर मतलब साधारण चीजों की चोरी करने वाला। साधारण चीजों की चोरी करना। और फांसी है सबसे गंभीर सजा, सबसे सख्त दंड है या सजा है। इसका मतलब क्या है कि इसे एक साधारण वस्तु की चोरी करने पर अगर हमें उसे सबसे अधिक सख्त दंड दे देना है, यह कैसी मानसिकता है, यह कैसा हमारा दृष्टिकोण है, यह बताने की कोशिश की गई है इस लोकोक्ति में। कि चोर तो ककड़ी का है वह, लेकिन सजा उसको फांसी की दे दी गई है। ये बड़ा ही खतरनाक या बड़ा ही गैर आनुपातिक जो एक तरीका है दंड देने का, वह हमें इससे
सिद्ध हो रहा है कि यह बहुत गड़बड़ बात है और ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना नहीं चाहिए। मार्कस ट्यूलिन सिसेरो एक दार्शनिक हैं जिन्होंने यह कहा कि लेट द पनिशमेंट बी प्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंस, कि जो अपराध है उसके अनुपात में ही दंड होना चाहिए। अगर हम अनुपात में दंड नहीं देंगे तो निश्चित रूप से हम उसके साथ अन्याय कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि इस साधारण भाषा में कही हुई बात से एक बड़ा ही गूढ़ भाव निकल कर आ रहा है सामने कि हम आपराधिक कार्यों के लिए जिस प्रकार का दंड सुनिश्चित करते हैं वह दंड कैसे और किस अनुपात में दिया जाना चाहिए। तो साधारण तरीका है इसका अर्थ हुआ कि इस लोकोक्ति के माध्यम से आपराधिक न्याय की के गूढ़ भाव की अभिव्यक्ति होती है इससे। और इसका मतलब है कि जब हम निबंध लिखेंगे तो हम इसका शाब्दिक अर्थ तो लिखेंगे, हम यह बताएंगे कि यह आपराधिक न्याय के संदर्भ में यह कथन है और यह लोकोक्ति है जिसके आधार पर हम दंड देने का प्रयास करते हैं और आपराधिक न्याय तंत्र की बात इसके आधार पर की जाती है। तो सामान्य अर्थ इसका क्या हो गया कि साधारण वस्तुओं या साधारण चोरी के लिए किसी व्यक्ति को सख्त दंड नहीं दिया जाना चाहिए। मार्कस ट्यूलिन सिसेरो की बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम उनको कोट करते हैं तो यह है कि लेट द पनिशमेंट बी इन प्रोपोर्शन टू और लेट द पनिशमेंट बी प्रोपोर्शनेट टू द ऑफेंस, जो अपराध है उसके अनुपात में ही दंड होना चाहिए। इस रूप में इस लोकोक्ति की बात हम यहां देख रहे हैं। तो हमें इसमें बात यह करनी है कि लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है, कि साधारण वस्तुओं की चोरी के लिए सबसे अधिक सख्त दंड फांसी और लोकोक्ति का भावार्थ क्या है, आपराधिक न्याय दंड का निर्धारण कैसे किया जाता है बता रहा है। तो हमें यह अब इसका सीधा संबंध प्रशासन से है। आपराधिक न्याय तंत्र क्या होता है और क्यों हम इसमें बात कह रहे हैं। तो साधारण अपराध के लिए, छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड नहीं दिया जाना चाहिए, यह एक निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। अब इन दोनों से निकल कर आ रहा है अर्थात छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड नहीं दिया जाना चाहिए। इसका मतलब है कि अपराध और दंड परस्पर होने चाहिए। ठीक है।
अब एक नाम लिख रहा हूं मैं यहां कि मार्कस ट्यूलिन सिसेरो। अपराध के अनुपात में दंड निर्धारित होना चाहिए। यही बात कहा जाता है अरस्तु के दर्शन में भी। अरस्तु में भी यही बात कही गई है, आनुपातिकता का सिद्धांत। और हमारे संविधान में भी यही बात कही गई है, आनुपातिकता के सिद्धांत की बात है। आपराधिक न्याय तंत्र क्या होता है, अब हमें देखना यह है कि भूमिका में उसके बाद उसका भावार्थ है। आपराधिक न्यायतंत्र के संदर्भ, इसके बाद मुख्य भाग में आपराधिक न्यायतंत्र की संरचना बताएंगे हम। इसमें क्या क्या होता है, विधि, पुलिस, न्यायालय, कारा। लॉ, यह आपराधिक न्यायतंत्र की संरचना है और इसका उद्देश्य है कि छोटे अपराध के लिए बड़ा दंड नहीं दिया जाना चाहिए। राइट। तीसरा जो इसका जो दूसरा भाग लिखेंगे हम, दंड के निर्धारण का आधार, इसमें बताया जाएगा अनुपातिकता का डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। यहां पर हम दो बातें करेंगे। मार्कस ट्यूलिन्स सिसेरो के कथन का उल्लेख करेंगे और दूसरा भारत के संविधान में विधि के शासन के तहत उल्लेख करेंगे। अगर ऐसे कहा जाए तो इसको प्रशासनिक दृष्टि से देखें अगर, तो आनुपातिकता का सिद्धांत अनुच्छेद 14 से विकसित होता है और यह बताता है कि जैसा अपराध है वैसा ही दंड दिया जाना चाहिए।
इसके साथ साथ क्या है कि कई और विचारकों को हम इसमें कोट कर सकते हैं और यह बता सकते हैं कि कैसे इसका लाभ हम न्यायिक तंत्र पर देते हैं। अब इसके बाद लिखना है हमें तीसरा पॉइंट लिखना है दंडात्मक न्याय की दंड देने का बदला लेना नहीं बल्कि अपराधी को पुनः समाज में एडजस्ट कराना है। यह दंडात्मक न्याय है, रेट्रीब्यूटिव जस्टिस है कि हम दंड देकर उसको पुनः समाज में एडजस्ट कराते हैं ताकि वह अपराध नहीं करे। अब यहीं पर लिखा यह जाएगा कि ऐसा इसलिए होता है कि कोई व्यक्ति अपराधी तभी बनता है जब उसका समायोजन बेहतर नहीं होता समाज के साथ, उसका समायोजन मैल एडजस्टमेंट हो गया, समायोजन ठीक से नहीं हो सका और एक तरीके से समाज के साथ उसका अलगाव हो गया, एलियनेट हो गया वह। अगर एलियनेशन हो गया है तो वह यह चाहता है कि हम समाज के विरोध में कार्य करेंगे तभी हमारा जो हक है वह होगा। ऐसा कब होगा? जब हमें ऐसा लगता है कि या तो समाज ने मुझे वह नहीं दिया जिसका मैं हकदार हूं, आई एम एंटाइटल्ड बट आई डिड नॉट गेट द थिंग्स, या फिर यह है कि समाज मेरे अनुरूप कार्य नहीं कर रहा। इन दोनों स्थितियों में से कोई भी स्थिति हो तो व्यक्ति का समाज से अलगाव हो जा सकता है। ऐसी स्थिति में उसकी मनोवृत्ति आपराधिक मनोवृत्ति हो जा सकती है, यह देखने को मिल सकता है हमें। तो यहां पर उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि अपना समायोजन का उद्देश्य क्या है। अब इसके बाद क्या करना है कि चौथा जो एस्पेक्ट कि दंड के निर्धारण में आनुपातिकता का महत्व है। क्या अर्थ है कि कानून के उद्देश्य के संदर्भ में, कानून का उद्देश्य क्या है? न्याय देना, और न्याय का अर्थ होता है नैसर्गिक न्याय। नेचुरल जस्टिस। और इसके बाद हमें जब निष्कर्ष लिखना है तो यह लिखा जाएगा कि ककड़ी के चोर फांसी के बजाय लोकोक्ति का शैक्षणिक मूल्य क्या है, क्या हमें यह शिक्षा दे रही है? शैक्षणिक मूल्य क्या है इसका? वह है कि अपराध दंड संतुलन होना चाहिए, अभियुक्त और पीड़ित के अधिकारों का संतुलन होना चाहिए, और नैसर्गिक न्याय की रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, इस आधार पर हम
इस निबंध को आसानी से लिख सकते हैं और यह स्पष्ट कर सकते हैं कि इसका प्रशासनिक महत्व या प्रशासन में इसकी प्रासंगिकता कितनी है। राइट। धन्यवाद।